हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीएसटी, पीएचडी और ईएलटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 94 हल करेंगे। क्योंकि हम लोगों का ये लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण तो लाइव चलने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको कह सकते हैं लाइव में तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे इस प्रैक्टिस को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और मिक्स प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को सुगबुगाहट ये पेपर के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि एलटी का भी, ठीक है, एलटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए भी हमको प्रिपरेशन जो है अपना और भी तेज़ी से और मजबूती के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग आज हम लोग दो टॉपिकों को, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, दूसरा टॉपिक होगा विधानमंडल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे है आपके। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो सुपर कैबिनेट दोस्तों किसको कहा जाता है? रक्षा, विदेश, वित्त एवं गृह मंत्रालय को, या योजना आयोग, या प्राक्कलन समिति को, या राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो याद रखें दोस्तों, सुपर कैबिनेट कहा जाता है रक्षा, विदेश, वित्त एवं जो गृह मंत्रालय होते हैं इनको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उच्च लेवल के जो होते हैं कैबिनेट होते हैं। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा, विदेश, वित्त एवं गृह मंत्रालय, इन मंत्रालयों को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वैसे भी आप लोग लाइव नहीं है, तो इसमें कम समय में ठीक हम ज़्यादा से ज़्यादा के प्रश्नों को देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि सार्वजनिक धन का प्रहरी होता है। दोस्तों, सार्वजनिक धन का प्रहरी कौन होता है? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि जो सार्वजनिक धन का प्रहरी यानी कि उसकी देख रेख कर सकते हैं वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग के माध्यम से होता है। ठीक है, ये उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए कह सकते हैं डी आंसर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीएजी जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीएजी यानी कि कैग जो होते हैं यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सार्वजनिक धन के प्रहरी होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, या ए और बी दोनों, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री जो हैं ये किसके सदस्य होते हैं। तो ये जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के ये क्या होते हैं? सदस्य माने जाते हैं। याद रखिएगा आपका ऑप्शन इसमें सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं दोनों ही सभाओं के ये सदस्य माने जाते हैं, यानी कि सी आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किस में निहित होती है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर देखते हैं आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कुछ लोगों ने इसका आंसर देखिए इसमें मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री को कहेंगे, लेकिन इसमें जो आंसर होगा मंत्रिमंडल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद से जो सदस्य होते हैं जो कैबिनेट स्तर के वह मंत्रिमंडल में ठीक होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये मंत्रिमंडल ही ठीक है उन शक्तियों का ठीक है कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि प्रयोग करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और प्रश्न कह रहा है कि संघ का आर्थिक मंत्रिमंडल है। दोस्तों, संघ का आर्थिक मंत्रिमंडल कौन है? योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, या राष्ट्रीय विकास परिषद? याद रखिएगा संघ का आर्थिक मंत्रिमंडल जो होता है दोस्तों ये योजना आयोग, अभी इस समय इसका जो नाम चेंज हो चुका है नीति
नीति आयोग, ठीक है, क्या हो गया है, नीति आयोग हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो नीति आयोग ये बन चुका है। तो याद रखिएगा इसका आंसर, वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो ए हो जाएगा, वरना यहाँ पे नीति हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शन से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विभिन्न राज्यों के लिए विशेष अनुदानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों के लिए जो विशेष अनुदान होती है उसकी व्यवस्था किसके माध्यम से सुनिश्चित की जाती है? संसद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं पहले का है, तो योजना आयोग ना होकर इसमें नीति आयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नीति आयोग राइट आंसर होगा। तो इसके हिसाब से हमारा डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 7 है और प्रश्न कर रहा है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद इन चारों में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है, यानी कब तक वह मंत्रिपरिषद रह सकता है? तो पहला आपका ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो सभी लोगों का यहाँ पे आंसर मुझे लगता है कि डी की तरफ आप लोग सोच भी रहे होंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, पदासीन रह सकते हैं, यानी कि डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो मंत्रिपरिषद का सदस्य इनमें से कौन हो सकता है दोस्तों? संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है और 8 के लिए जो आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, संसद का सदस्य इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें संसद का जो सदस्य है यह हो सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बिल्कुल जिन लोगों के दिमाग में ए ऑप्शन क्लिक कर रहा था, तो बिल्कुल सही आप लोग कह रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में शामिल है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में शामिल है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों ही शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जो होते हैं वह कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे यदि होता दोस्तों, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल, तो हमारा ऑप्शन ए होता, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है तीनों ही होते हैं, यानी कि डी आंसर इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मंत्री पद से पद त्याग के लिए कोई मंत्री अपना पद त्याग पत्र संबोधित करेगा। तो मंत्री पद से यदि कोई मंत्री त्याग पत्र देता है तो वह किसको संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को। तो याद रखें, कोई भी मंत्री यदि अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देता है दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ठीक है। किसे संबोधित करेगा? वह राष्ट्रपति को, यानी कि बी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संपरीक्षा, ठीक है, भारतीय संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, भारतीय महान्यायवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है और आप लोगों को पता है कि जो भारतीय संपरीक्षा, ठीक है, एवं लेखा प्रणालियों के जो प्रधान होते हैं, कह सकते हैं कि जो भारत के वित्त का जो लेखा जोखा करते हैं, यह आपके कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। दोस्तों, मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, किससे नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी मंत्री के पद त्याग से, दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु से, तीसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पदच्युति से या प्रधानमंत्री के पद त्याग से। दोस्तों याद रखें, मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, यह प्रश्न है। तो याद रखिएगा, किसी मंत्री के पद के त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की ये अपने पद से त्याग दे दें, ठीक है, या
प्रधानमंत्री पदच्युत कर दिए जाएं तो मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, लेकिन किसी मंत्री के पद के त्याग से ठीक है मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। ऐसा आप लोग आए दिन देख रहे होंगे हमारे ठीक है देश में अभी इस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं पिछले कई महीनों से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों में निम्न में से क्या शामिल है। दोस्तों याद रखें, प्रश्न था कि प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों में से इन चारों में से क्या शामिल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं प्रमाणित करना। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तीसरा है बजट तैयार करके संसद में पेश करना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे जो आंसर देंगे उपयुक्त सभी देंगे। लेकिन याद रखिएगा, प्रश्न था कि प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों में निम्न में क्या शामिल है। तो याद रखिएगा, बजट तैयार करके संसद में पेश करना या तो दोस्तों याद रखें, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों से पूछा था कि उसमें क्या शामिल है, तो बजट तैयार करके संसद में पेश करना ये प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों में से शामिल है। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है कि कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं यह प्रमाणित करना, यह तो ठीक है, यह जो प्रमाणित किया जाता है दोस्तों यह लोकसभा करेंगे। ठीक है, तो यह तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करना, तो यह भी नहीं होगा। तो यानी कि सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वयकारी कार्य या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 14 के लिए जो आंसर होगा, प्रश्न था कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है। याद रखें, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण ये मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा था आपका कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। तीसरा है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वयकारी कार्य करना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो विदेशी संबंध है उस पर नियंत्रण करना ये मंत्रिमंडल का कार्य होता है। राष्ट्र के नीति निर्धारण भी करना, ठीक है, राष्ट्र में देश की नीति को निर्धारण भी करना ये मंत्रिमंडल का कार्य होता है। और जो विभिन्न विभाग होते हैं उनके बीच जो है एक समन्वय स्थापित करना ये भी उनका कार्य होता है। यानी कि डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ है। दोस्तों रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ क्या हो सकता है। समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या मात्र उसी का त्यागपत्र या केवल प्रधानमंत्री का त्यागपत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखें, प्रश्न था कि रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ जो होता है दोस्तों वह होता है समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। ठीक है, यदि रक्षा मंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो याद रखिएगा समूचे मंत्रिमंडल का वह क्या हो जाएगा, त्यागपत्र माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री के बीच विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या क्या हो सकती है। मंत्रिमंडल के समान होती है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडल से कम होती है। तीसरा है मंत्रिमंडल से अधिक होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखें, मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है दोस्तों यह मंत्रिमंडल से अधिक होती है। तो जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद, लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल से अधिक होगी संख्या किसकी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न देखिए क्या है,
प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आंसर आप सभी लोग पहले ही से मुझे लग रहा है कि आप लोग जान चुके हैं। लोकसभा के प्रति सभी लोगों को ये पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा ऑप्शन 20 में लोकसभा के प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा ये प्रश्न था। और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्नों पर ठीक है आप फोकस करते हैं तो वहाँ पे आपसे गलती होने की संभावना अधिक होगी और इससे आप डीमोटिवेट होंगे। ठीक है, जब डीमोटिवेट होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रिपरेशन में आपको बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को हल करने का पहले प्रयास करें जो आपको ठीक है आपको आसान लगे और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ताकि आप उसको जो कन्फ्यूज़न है एक बार फिर से अपने सिलेबस को अपने उस टॉपिक को देखें और उस टॉपिक के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर दे सकें। ठीक है, तो प्रश्न है 18 नंबर का। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो ये सभी लोगों को पता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, यह शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो है 20 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी लोगों को पता था कि राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, नियुक्ति भी करते हैं। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 19 है और प्रश्न करें कि वह प्रधानमंत्री जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा। मोरारजी देसाई रहे थे, चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे या लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 19 है और आप लोगों को पता है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहे। ये मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को पता है, चौधरी ठीक है चरण सिंह जो थे यह संसद में बिना ठीक है विश्वास मत जीते ही ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। तो एक बार आप लोग जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, इन दोनों ठीक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ठीक है जब से पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक और पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर अब तक जितने हुए हैं, एक बार उनका क्रम आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होता है। यह कथन किसका है। देखिए स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बनते भी हैं आपके टीएसटी पीएसटी में। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो ठीक है थ्योरेटिकल जो आपके पोर्शन हैं जैसे कि राज्य वगैरह, तो वहीं से आपके केवल आपके बने आपके स्टेटमेंट या आपके स्टेटमेंट संविधान से भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं टीएसटी पीएसटी के लिए। तो याद रखें इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा लास्की। ठीक है, लास्की ने ही कहा था दोस्तों कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होता है। किसने कहा था, लास्की ने कहा था कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होता है। ऐसा स्टेटमेंट लास्की महोदय का है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखें ये क्रम वाला जो प्रश्न है आपसे का पूछ लिया जाता है, या तो दे देगा कि आप इनके पद के हिसाब से इनका क्रम लगाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या मंत्रियों का क्रम दे देगा, या आपको प्रधानमंत्री का एक लिस्ट दे देगा कि कौन प्रधानमंत्री पहले हुए थे कौन बाद में हुए थे। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप लोग थोड़ा सा देख लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वरीयता की बात की गई है। पहला आपका ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा दिया स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसमें तीसरा है राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, यदि वरीयता क्रम के अनुसार देखे जाए तो सबसे पहले हम कैबिनेट स्तर के मंत्री को देखते हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं उन्हें हम देखते हैं, फिर राज्य मंत्री आते हैं, फिर उप मंत्री आते हैं, यानी कि पहला ही हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, ये इनके ठीक है वरीयता की दृष्टि से इनका ये सही क्रम है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये 22 है और प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में निम्न में से क्या शामिल है। तो आपको बताना है कि ये मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य दिए गए हैं, फाइनेंशियल उनके वर्क दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या ठीक है शामिल है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बजट तैयार कर संसद में पेश करना। दूसरा कह रहा है कि भारत के आकस्मिक निधि से किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना। तीसरा कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं प्रमाणित करना, या समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। दोस्तों जैसा कि इसका आंसर आप लोगों को पता हो चुका होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने पहले कोई प्रश्न कर लिया है अभी इस सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो दिमाग में क्लिक कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है। तो बजट तैयार कर संसद में पेश करना ये मंत्रिपरिषद का वित्तीय कार्य होता है, ठीक है। या जो आकस्मिक निधि हो गए, या ठीक है भारत के संचित निधि या कोई भी हो, नियंत्रण करना ये सीएजी का काम होता है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तो स्पीकर करेंगे, ठीक है। समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना ये ठीक है राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग 23 नंबर का प्रश्न है कि राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपभोग कौन करता है। तो यहाँ पे प्रश्न एक बार याद रखिएगा, ठीक है। जो राज्य सरकार पूछा है, ठीक है, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उपभोग कौन करता है। तो याद रखें यहाँ पे जो ऑप्शन है राज्य मंत्रिमंडल, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। याद है कि प्रधानमंत्री पे मत जाइएगा, ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न में था, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार के हिसाब से हो जाएगा राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का हम लोग। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को केवल एक वीडियो में रखें, दूसरा जो होगा टॉपिक हम लोगों का विधानमंडल, उसको दूसरे टॉपिक में मैं अपलोडेड फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से बस हम लोग इतने ही प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि लेट भी हो चुका है और ये अपलोडेड फॉर्म में है, तो थोड़ा कह सकते हैं कि इंटरेस्ट उतना नहीं बन रहा है। जब लाइव होते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। फिर भी मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासन काल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। तो यहाँ पे ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिनके शासन काल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों के क्या जा रहा होगा, माइंड आपका क्लिक कर रहा होगा कि मुझे लग रहा है बी ऑप्शन पे। तो बिल्कुल सही है आप लोग, राजीव गांधी के शासनकाल में दोस्तों दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही है और सभी लोगों का जो दिमाग में यह बी ऑप्शन गया था बिल्कुल सही गया था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो दल बदल विरोधी विधेयक है यह कानून, ठीक है दोस्तों, यह किस वर्ष, ठीक है, इसको लाया गया, इसको किस वर्ष, ठीक है, ये पास किया गया, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ईयर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो दल बदल विरोधी विधेयक है यह कब पास हुआ था। ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन आप लोग मुझे ईयर कमेंट करके आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है लाइव हो या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो दोस्तों नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है, ठीक है। 2-1 दिन मैं घर पे रहूँगा, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोग अपलोड फॉर्म में दूँ, ठीक है। और बस 2-4 टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद मैं मिक्स प्रश्नों पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ELT का यदि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है अक्टूबर माह में, जैसा कि सुनने को मिल रहा है, तो थोड़े से जो टॉपिक इसमें और बढ़ जाते हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।